बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवीं क्लास के लिए उर्दू की एक बहुत मज़ेदार सी स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है सरों का मीनार और सोने का बकरा। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है। मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके सवाल जवाब भी करेंगे। तो सोने का बकरा। बहुत दिन पहले एक राजा रहता था। ठीक है, ये हिंदुस्तान की कहानी है और हिंदुस्तान की कहानी में ज़्यादातर जो बादशाह होते हैं उनको राजा बोला जाता था। ठीक है, बहुत दिन पहले एक राजा रहता था जिसके सिर्फ एक प्यारी सी लड़की थी, राजकुमारी। गोरी चिट्टी थी, इसके बाल सुनहरे और घुंघरियाले, आंखें नीली और गाल गुलाबी थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसे प्यार करने लगता था। कुदरती तौर पर उसके साथ शादी करने के लिए कई लोग ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जो औरत इस राजकुमारी की निगहबान थी, निगहबान का मतलब जो उसकी देखभाल करती थी, वो किसी को उसके पास फटकने ना देती थी। तो ऐसा लगता है जैसे राजा की जो रानी है उसका इंतकाल हो गया है और उसने जो राजकुमारी को किसी औरत के पास के हवाले किया हुआ है और वही उसकी देखभाल करती है। देखभाल करने वाली को कहा जा रहा है निगहबान। तो इस राजकुमारी की निगहबान थी, वो किसी को उसके पास फटकने ना देती थी। नतीजा ये हुआ कि राजकुमारी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन निगहबान औरत के दिमाग में ख्याल आया और वो राजा के सामने जाकर कहने लगी, महाराज, आपकी बेटी से शादी करने के लिए बहुत से लोग ख्वाहिशमंद हैं। ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए। इस झमेले से बचने के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया है। अगर आप कहें तो मैं ये ख्याल आपके सामने पेश कर दूं। राजा ने कहा, मैं भी यही बात सोचता रहता हूँ। जो कुछ भी हो तुम अपना ख्याल जाहिर करो। वो कहने लगी, राजकुमारी के लिए हम ज़मीन के नीचे एक बहुत खूबसूरत महल बनवाएं। उस महल के बाग में जाने के लिए सीढ़ियाँ हों और जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती हों वहीं लोहे का एक चौड़ दरवाज़ा हो। इस महल में जाने का सिर्फ यही एक दरवाज़ा होगा। जो लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आए उन सब को 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो सीढ़ियों से होकर राजकुमारी का पता लगाएं। जो इस मोहलत के अंदर राजकुमारी का पता ना लगा सके उसे तीसरे दिन शाम को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा को ये तरकीब बहुत पसंद आई। निगहबान औरत को भी उससे बहुत ही खुशी हुई और वो उस बात का इंतज़ार करने लगी कि राजा इस महल को बनाने का उसे हुक्म दे। राजा ने जब उस औरत को सामने खड़ा पाया तो बोला, जाओ वो महल बनवा दो। वो औरत चली गई और फौरन ही उसने राज, यानी जो मिस्त्री होते हैं उनको बोलते हैं राज, राज और बढ़ई बुलाकर उस काम को शुरू करा दिया। दिन रात काम जारी रहा और 40 दिन के अंदर सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अब राजकुमारी को उस महल में भेज दिया गया। हर रोज कई जवान नौजवान आते, हर एक को 3 दिन की मोहलत दी जाती। जब 3 दिन गुजर जाते तो उनका सर काट दिया जाता। निगरान औरत को इस बात से बहुत खुशी होती क्योंकि वो तबीयत की बहुत जालिम थी। इतने लोगों के सर काट लिए गए कि उस औरत ने उनके सरों से वहाँ एक मीनार बनवा दिया। पड़ोस के एक मुल्क में भी ये खबर पहुंची। वहाँ के राजा के 3 बेटे थे। ठीक है। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने राजा से कहा, महाराज, मैं छुपी हुई राजकुमारी का पता लगाने के लिए अहद कर चुका हूँ, यानी दिल में मैंने ठान लिए कि मैं पता लगा के छोड़ूंगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उससे शादी करूंगा। राजा ने बहुतेरिया समझाया, यानी बहुत ज़्यादा समझाया कि बेटा इस काम से बाज आओ, लेकिन वो ना माना। राजा उसको जितना समझाता रहा राजकुमार की जिद उतनी ही बढ़ती गई। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह मानने वाला नहीं तो सफ़र की तैयारी शुरू हो गई। राजा ने लड़के को धूमधाम से रुखसत किया और कुछ दूर तक राजा और 2 राजकुमार, यानी उसके जो भाई थे,
वो भी बड़े राजकुमार के साथ गए। राजकुमार ने जाकर राजकुमारी के बाप से कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा बोला, बेटा तुम अभी कम उम्र हो और तुमने दुनिया बहुत कम देखी है, इस जिद को छोड़ दो। कितनी ही और राजकुमारियां हैं और उनमें से कई मेरी बेटी से अच्छी भी हैं। बात यह है कि मेरी बेटी को कहीं छुपा कर रखा गया है। अगर तुम इस झगड़े में पड़ते हो तो 3 दिन में उसे ढूंढ निकालना होगा, और अगर तुम उसे ढूंढ ना सके तो शर्त यह है कि तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। इस पर नौजवान राजकुमार बोला, जो पैदा हुआ है वो तो एक दिन मरेगा ही। जो मेरी तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, फिर डर कैसा। इसलिए मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं इस इरादे से पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन तो राजकुमार आराम करता रहा, लेकिन अगले दिन से उसने राजकुमारी की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन तक वो ढूंढता रहा, लेकिन जब तीसरे दिन की शाम तक भी वो राजकुमारी को ढूंढ ना सका तो उसका सर काट लिया गया और सरों के मीनार में एक और सर बढ़ गया। जब कुछ मुद्दत गुजर गई और बड़ा राजकुमार वापस ना आया तो मंझले राजकुमार ने राजा से कहा, इजाजत दो पिताजी, अब मैं अपने भाई को ढूंढने जाऊंगा। राजा बोला, बेटा तुम्हारे भाई का सर इस वक्त सरों के मीनार में रखा होगा। मालूम यही होता है कि वो कामयाब नहीं हुआ। अगर कामयाब हो जाता तो हमें खबर मिल जाती। इस पर मंझले राजकुमार ने, मंझले का मतलब दरमियान वाले, बीच वाले, ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं मंझले। इस पर मंझले राजकुमार ने कहा, मैं भी इसी काम पर जाऊंगा जिस काम पर मेरा भाई गए थे। राजा ने मंझले राजकुमार को समझाया, लेकिन वो ना माना। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह नहीं मानता तो उसने उसे उसी तरह उसको भी रुखसत किया। मंझला राजकुमार उसी तरह 3 दिन तक ढूंढता रहा। आखिरकार नाकाम होने के बायस उसका सर भी सरों के मीनार में पहुंच गया। जब कई दिनों तक मंझला राजकुमार वापस न आया तो छोटा राजकुमार भी राजा से रुखसत लेकर उस जगह पहुंचा। रास्ते में, यह है गलत लिखा है, में रास्ते में एक शहर आया जहां वो एक सुनार से मिला। इसको राजकुमार ने सोने से भरी हुई 2 बोरियां दी और कहा कि जल्दी से इससे सोने का एक बकरा बना दो। ये बकरा इतना बड़ा हो कि मैं उसके अंदर छुप सकूं। बाकी सोना तुम अपने पास रख लो। सुनार इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने फौरन काम शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह तक सोने का बकरा तैयार हो गया। राजकुमार इसकी कारीगरी देखकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा, अब एक काम करो कि इस बकरे को ले जाओ और राजकुमारी के बाप को दे दो। इसके बाद वो खुद सोने के बकरे के अंदर घुस गया छुप के ना, और सुनार मजदूरों को बुलवा कर उसे ले चला। मजदूरों को बुलवाकर उसे ले चला। राजा को इत्तला दी गई कि एक आदमी आया है जो राजकुमारी को सोने का एक बहुत ही शानदार बकरा पेश करना चाहता है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह राजकुमारी का दिल तो बहलाना ही है। उसने हुक्म दिया कि सोने के बकरे को राजकुमारी के पास भेज दिया जाए। राजा के बहुत से मोतबर सिपाही, यानी जिन पर एतबार था उसको, मोतबर सिपाही बकरे को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचाने गए। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे के कोने में रखवा लिया। छोटे राजकुमार ने बकरे के अंदर से राजकुमारी को देखा तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही हसीन थी। एक बकरे के अंदर रहते हुए छोटे राजकुमार को भूख लगने लगी। राजकुमारी के लिए हर रोज रात को जो खाना चुना जाता, छोटा राजकुमार सोने के बकरे के अंदर से निकलकर खाना खा लिया करता। राजकुमारी बहुत कम खाती थी। फिर भी जब कई दिनों तक उसने देखा कि उसे खाना बहुत कम मिलता है तो उसने सोचा कि ये किसी नौकर का काम है, इसलिए वो पहरे पर इस तरह बैठ गई कि उसका पता ना चल सके। यहाँ तक कि बकरे के अंदर बैठे हुए राजकुमार को भी कुछ पता नहीं लगा और वो हर रोज़ की तरह वक्त पर बाहर निकलकर खाना खाने लगा।
जब खा चुका और बकरे के अंदर जाने लगा तो राजकुमारी ने यकायक बत्ती जला दी और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। थोड़ी देर तक तो वो एक दूसरे को देखते रहे और आखिरकार राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? छोटा राजकुमार बोला, मैं राजकुमार हूँ, मेरे दो बड़े भाई तुम्हारी खातिर सर गंवा चुके हैं। गंवा, यहाँ नून को ऐसे पढ़ते हैं, गंवा चुके हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पाने के लिए ये तरकीब निकाली। राजकुमारी अपनी निगहबान औरत की हरकतों से तंग आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि दिन भर तो राजकुमार बकरे के अंदर रहे और जब सब लोग चले जाया करें तो दोनों फिर मिलकर बातचीत किया करें। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हम इस तरह कब तक रहेंगे? अब कुछ करना चाहिए, कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि हम यहाँ से छुटकारा पाएं। ठीक है, राजकुमार ने कहा, इसकी एक ही तरकीब है, वो ये है कि इस बकरे की एक टांग तोड़ दी जाए और फिर तुम अपने बाप के पास ये खबर भेजो कि बकरे की टांग टूट गई है, इसलिए इसकी मरम्मत की जाए। इस बहाने से मैं बाहर चला जाऊंगा और फिर निकल कर आ जाऊंगा। अगरचे राजकुमारी ये ना समझ सकी कि राजकुमार किसी तरह वापस आ जाएगा और फिर उसे राजकुमार पर इतना एतबार हो चुका था कि उसने बगैर पूछे ही उस तजवीज़ पर अपनी रजामंदी का जाहिर कर दी। राजा को खबर भेजी गई और मुनासिब वक्त पर सोने का बकरा राजा के यहाँ पहुँचाया गया। वहाँ से वो बकरा उसी पहले सुनार के घर भेज दिया गया। राजकुमार सुनार से मिला हुआ तो था। वो वहाँ से निकला और सीधा राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने उसे बहुत मना किया लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। आखिरकार राजा ने मजबूर होकर उस राजकुमार को अपने सिपाहियों के सुपुर्द किया। राजकुमार को अच्छी तरह मालूम था कि राजकुमारी के यहाँ पहुँचने का दरवाज़ा किधर है, लेकिन वो 2 दिन तक इधर उधर भटकता रहा, यानी उसने उनको उल्लू बनाया ना, इधर उधर तक भटकता रहा और देखभाल करता रहा, गोया उसे कुछ मालूम ही नहीं है। तीसरे दिन वह राजा के सामने आया और बोला, क्या मैं आगे अपनी तलाश जारी रख सकता हूँ? निगहबान औरत राजकुमार के बगल में खड़ी थी। वो डर रही थी कि शिकार कहीं हाथ से ना जाता रहे। वो चाहती थी कि सरों के मीनार में इसका सर भी रखा जाए, लेकिन राजा ने कहा, ज़रूर तुम अपनी तलाश जारी रख सकते हो, लेकिन ये शर्त तो याद है ना कि अगर आज शाम तक तुम रास्ता ना ढूंढ सके तो तुम्हारा सर सरों के मीनार में दिखाई देगा। राजकुमार ने कहा, मुझे सब मालूम है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके राजमहल के साथ जो तालाब है उसे खाली कराया जाए। ठीक है, तालाब में पानी भरा हुआ है, उसे खाली कराया जाए। मजदूर फौरन ही काम पर लग गए और तालाब का सब पानी निकाल दिया गया। पानी निकालते ही पाताल के राजमहल का दरवाज़ा दिखाई दिया। यानी वो जो दरवाज़ा था वो दरअसल कहाँ था? तालाब के पानी के नीचे था। ठीक है, तब राजकुमार बोला, ये दरवाज़ा खोला जाए। निगहबान औरत ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हुई क्योंकि चाबी उसी के पास थी, लेकिन मजबूर थी। उसी वक्त उसे चाबी देनी पड़ी और उसने कहा कि खोलने को तो खोल लो तुम, लेकिन मैं 1 मिनट में तुम्हें अंदर बुलाऊंगी, तब तक बाहर इंतज़ार करो। सही है, उसने प्लान किया अंदर जाने का। राजकुमार बाहर खड़ा रहा। निगहबान औरत अंदर गई और उसने राजकुमारी को बुलाकर जल्दी से उसे एक बांदी की पोशाक पहना दी। बांदी कहते हैं नौकरानी को। बांदी की पोशाक का मतलब कपड़े पहना दिए। फिर उसे सब बांदियों में शामिल कर दिया। उसके बाद राजकुमार को बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम इनमें से राजकुमारी को ढूंढ निकालो। अगरचे राजकुमार ने राजकुमारी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उस शरीर औरत ने बांदियों को इस तरह सजाया था कि पहली नज़र में राजकुमारी पहचानी ना गई। इस पर राजकुमार ने कुछ अशरफियाँ लेकर बांदियों के गिरोह में लुटाने के ढंग से डाल दी, उड़ा के ना, जैसे चीज़ लुटाते हैं। इस पर जो सचमुच की बांदियाँ थीं वो तो अशरफियाँ इकट्ठी करने के लिए झुक गईं, लेकिन राजकुमारी ना झुकी और राजकुमार ने फ़ौरन ही उसे पहचान लिया। बस फिर क्या था, वो उसके पास पहुंचा
और उसने सबके सामने राजकुमारी को पकड़ लिया। उसके बाद वो राजकुमारी के साथ राजा के पास पहुंचा। फौरन ही राजा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनका ब्याह हो गया। इन दोनों का ब्याह हो गया। इसके बाद उसी शरीर औरत के लिए ये हुक्म दिया गया कि उसका सर काट दिया जाए। फौरन ही उसे जल्लादों के सुपुर्द किया गया और इसका सर सरों के मीनार में रख दिया गया। लगातार 40 दिन तक दोनों मुल्कों में खुशियां मनाई गईं और राजकुमार और राजकुमारी हंसी खुशी रहने लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी कहानी थी, मज़ेदार। बहुत सारे पहलू ऐसे भी हैं जो गायब हैं इसमें, आपको उसको तलाश करना है। क्लासरूम में जब इस स्टोरी पर आप डिस्कशन करें तो बहुत सारे पहलुओं पर आप बात कर सकते हैं। मसलन जो राजा था उसकी जो राजकुमारी थी या उसकी जो रानी थी वो कहाँ थी। ठीक है, उसको उसका कोई पहलू, उसका कोई तस्करा इस कहानी में नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि क्या राजा के पास कोई और काम नहीं था कि उसको बस लोगों के सर काटने और इस तरह से जो है वो जुल्म करने और इन्जॉय करने के लिए ही बस वो बैठा हुआ था। ठीक है, और फिर वो जो जालिम औरत थी उसके कैरेक्टर को आप अपनी क्लास में डिस्कस करें कि वो किस किस्म की औरत थी कि जिसको उसने खेल बना लिया था कि उस खेल में जो भी आए वो कभी भी जीत न सके और ना जीत पाने की वजह से उसका सर जो है वो कलम कर दिया जाए और वो मीनार बना ले। तो उस औरत को भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लासरूम में डिस्कस कीजिए। इसके अलावा इसमें जो तीनों राजकुमार बेटे थे उनके जो वालिद साहब हैं उनका भी तस्करा आपको कहानी से हटकर सोचना चाहिए कि वो कैसे वालिद थे, वो उनकी जो रियाया थी, वो जो वहाँ हुक्मरानी कर रहे थे, वहाँ के लोग कैसे थे। और फिर इन तीनों राजकुमार को ये बात क्यों सूझी कि वो जाकर राजकुमारी को ढूंढेंगे और ढूंढ कर उससे शादी करेंगे। दो राजकुमार तो मार दिए गए, तो मारने के बाद उस बादशाह ने इस वाले इलाके पर हमला क्यों नहीं किया बदला लेने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इस कहानी के दूसरे पहलुओं पर जो है वो डिपेंड करती है। तो इन पर भी क्लासरूम में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं इस कहानी के सवाल जवाब की तरफ। ठीक है, पहला सवाल मैं आपको, आप 5वीं क्लास में आ गए हैं, आपको सिर्फ सवाल दिखाऊंगा, जवाब दिखाऊंगा और आप सवाल खुद पढ़ेंगे और खुद उसके जवाब को पहले उर्दू में पढ़ेंगे फिर अपने अल्फाज में उसका जवाब लिखेंगे। ये दूसरा सवाल है और उसका जवाब, ये तीसरा सवाल है और उसका जवाब। ठीक है, आप स्क्रीन को रोकते जाइए और पास कीजिए और पास करके पूरा जवाब पढ़िए और फिर आगे स्क्रीन को जब आप दोबारा से प्ले का बटन दबाएंगे तो फिर स्क्रीन चलना शुरू हो जाएगी। वीडियो रोकते जाना है, सवाल पढ़ते जाना है, उसके जवाब आप अपनी कॉपी में लिखते जाना है। 5वां सवाल है आपके सामने, उसके बाद ये छठा सवाल है। ठीक है, और छठे सवाल के बाद ये 7वां सवाल और उसका जवाब। इसी तरह से ये 8वां सवाल और उसका जवाब। इसी तरह से ये 9वां सवाल और उसका जवाब। और आखिरी इस कहानी का मरकज़ी पैगाम क्या है। ठीक है, आप इसको तफसील से पढ़ें और फिर सोचें क्या जो जवाब लिखा गया है वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, उसमें क्या आप इजाफ़ा कर सकते हैं या क्या चीज़ कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं MCQs। ये पहला MCQ है, 4 जवाब हैं इसके। आपको 4 जवाब में से जो दुरुस्त जवाब है वो अपनी कापी में लिखना है। उसके बाद ये दूसरा सवाल, इसके भी 4 जवाबात और ये भी आपको अपनी जो दुरुस्त जवाब है वो कापी में लिखना है। उसके बाद ये तीसरा, चौथा और पाँचवा MCQs भी आपके पास आखिरी में नज़र आ रहा है और पाँचवें MCQs के चारों जवाबात में से कौन सा जवाब दुरुस्त है वो भी आपको लिखना है। छठा, ठीक है, छठा सवाल और फिर उसके 4 MCQs। हम चाहें तो इसको एक लाइन में ला सकते हैं ताकि आप एक साथ देख सकें।
सारे जवाबात। ठीक है, तो एक सवाल है ये और उसके चार जवाबात। उसके बाद ये सातवां सवाल, सातवें सवाल के भी चार जवाबात, उनमें से जो दुरुस्त जवाब है वो आपको लिखना है अपनी कापी में। फिर आठवां एमसीक्यूज, उसके चार जवाबात। नवा एमसीक्यूज और उसके चार जवाबात। ठीक है, और उसके बाद 10वां एमसीक्यूज और उसके चार जवाबात। हम इसको भी चाहें तो एक ही लाइन में कर लेते हैं ताकि आपको एक ही वक्त में चारों जवाबात नज़र आएँ। उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू होता है खाली जगह पुर करें। आपको खाली जगह पढ़नी है गौर से, ठीक है, और उसमें जो मुनासिब लफ्ज़ है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चार पाँच छः खाली जगह यहाँ हैं इस वाली स्क्रीन पर, और फिर हम आगे चलते हैं 7, 8 और 9, ये खाली जगह इस वाली स्क्रीन पर है। उसके बाद जुमले दुरुस्त कीजिए। ये जुमले सारे गलत लिखे हैं, आपको जुमला गौर से पढ़ना है और देखना है इसमें क्या गलती है, और फिर वो दुरुस्त करके जुमला आपको लिखना है। ठीक है, पांच ये हैं, और उसके बाद छठा, सातवां, आठवां और नौवां, 10वां। ठीक है, तो ये थे जनाब हमारी कहानी के सवालात, जवाबात, एमसीक्यूज़, खाली जगह। उम्मीद है कि आपने इस कहानी को बहुत तवज्जो से सुना होगा और इसके सवालात को आप अपने जहन में रखते हुए जवाबात लिखें, खाली जगह पुर करें। कापी में काम करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, साफ़ सुथरा लिखिए, जल्दी मत कीजिए, नुक्ते सही डालिए, लफ्ज़ सही बनाइए। ठीक है, चलें अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।